जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे मैं आपको बता दूं, हाल ही में कुछ एग्जाम हुए हैं, उनके क्वेश्चंस भी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। अच्छा, बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो रखे हुए हैं, उनको भी देख लीजिएगा। किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा म्यूजियम है वहां पर कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। मथुरा संग्रहालय है, मद्रास संग्रहालय है, कोलकाता संग्रहालय है या इलाहाबाद संग्रहालय है? तो इसका करेक्ट आंसर है मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय यहां पर कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? कई बार प्रश्न मन में भी आता है कि मौर्यों के बाद आखिर दक्षिण भारत पर सबसे ज्यादा प्रभुत्व किस राज्य का रहा, किस वंश का रहा? इसका सही उत्तर है सातवाहन। सातवाहन वंश का प्रभुत्व दक्षिण भारत में मौर्यों के बाद बहुत ज्यादा रहा। देखिए यहां पर हम देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईस्वी में जो है मगध की गद्दी पर जो है बैठे थे, 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद बिंदुसार आए, फिर अशोक, फिर दशरथ मौर्य, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधन्वा और इसके बाद बृहद्रथ, जो कि 185 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। और वहीं अगर हम बात करें, ये मथुरा म्यूजियम की भी हम बात कर रहे थे, मथुरा म्यूजियम के संबंध में ध्यान रखिएगा, इसकी नींव डाली गई थी 1874 में और इसको पहले कर्जन म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके जो है मथुरा म्यूजियम कर दिया गया और आज की डेट में इसको गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा कहा जाता है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है और पूछते हैं कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की थी? रवि कृति ने की थी, हरिशेन ने की थी, चाणक्य ने की थी या तानसेन ने की थी? देखो, अगर आप लोगों को पता है कि समुद्रगुप्त जो है वो 3री-4थी शताब्दी से संबंधित है, तो आप वैसे ही बता देंगे कि इसका जो सही उत्तर है वो हरिशेन है। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा की है हरिशेन ने की है। और ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चाणक्य और जो तानसेन है, इनका संबंध जो है 4वीं शताब्दी से नहीं है, इसलिए इसका भी मतलब आप कर सकते हो। अगर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, चारों में से 2 या 3 आप हटा दो, वैसे ही अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? कालिदास, विष्णुगुप्त, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है कालिदास। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो उनके नवरत्न थे, सबसे अधिक प्रसिद्ध जो थे वो कालिदास थे। इनका संबंध 3री-4थी शताब्दी से है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लेके बहुत ज्यादा जो है क्या है कंफ्यूजन है, इसलिए संभवतः माना जाता है कि 3री और 4थी शताब्दी में इन्होंने क्या किया था, जितने भी मतलब इनका समय था और उस टाइम पे इन्होंने लेखन का जो कार्य था उसी समय किया था। गुप्त साम्राज्य की बात कर रहे हैं, श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के जो हैं संस्थापक, फिर घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आए समुद्रगुप्त 335 से लेकर 380 तक, रामगुप्त हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, कुमारगुप्त प्रथम है, स्कंद गुप्त हैं, पुरु गुप्त हैं, कुमारगुप्त द्वितीय हैं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भानुगुप्त के बाद जो है ये वंश समाप्त हो जाता है। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? वैसे मैं आपको बता दूं, अजंता की जो गुफाएं हैं आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी, ये गुप्त वंश से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको इंग्लिश में जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसका किस वर्ष में जो है इस्टेब्लिश किस वर्ष किया गया था? इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1995 में। 1 जनवरी 1995 को इसको बनाया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है किसके स्थान पर बनाया था? तो इसको बनाया था गेट, GATT गेट के स्थान पर। इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन उसकी जरूरत इतनी नहीं थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से काम कर पाता, इसलिए 1 जनवरी 1995 को WTO को जो है बनाया गया था। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? आपको भी पता है 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें जो तृतीयक क्षेत्र है उसका सर्वाधिक योगदान है, जिसको हम जो है सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में, भारत की जो नेशनल इनकम है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है वो तृतीयक क्षेत्र का है, वहीं सबसे कम कृषि का हो गया है आज की डेट में। कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, पेट्रोलियम या इस्पात? इसका सही उत्तर है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग भारत में सबसे ज्यादा जो है रोजगार प्रदान करता है। इसके बाद बात कर रहे हैं कि विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? बहुत कॉमन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, पता भी होना चाहिए कि विश्व का सबसे महंगा शहर है कौन सा? लंदन है क्या, मुंबई है, पेरिस है या टोक्यो है?
तो इसका करेक्ट आंसर है टोक्यो, जापान की राजधानी विश्व का सबसे महंगा शहर है। अच्छा, यहां पे एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाए, मेंशन जरूर करिएगा कि करेक्ट आंसर क्या है, और सही आंसर हो सकता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूं। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती हैं, वो उस मंडल का नाम बताना है। ऑप्शन में दिया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके बाद दिया है आयन मंडल, और इसके बाद ओजोन मंडल। इसका सही उत्तर है आयन मंडल। आयन मंडल से जो रेडियो तरंगे होती हैं ये परिवर्तित होती हैं, वापस आती हैं, और इसके बाद रेडियो वगैरह आप सुन पाते हैं, देख पाते हैं। नहीं, रेडियो सुनते ही है ना, देखते नहीं है। यहां पर जो है आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, सबसे पहले ट्रेटोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। बाकी जो पूरा एनवायरमेंट है अपने पृथ्वी का दिया हुआ है कि उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, तो सबसे पहले नंबर पर नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर आर्गन, और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। वेनेजुला के घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? पंपास कहते हैं, लानोस कहते हैं, प्रेरी कहते हैं, या सवाना कहते हैं। इतना कॉमन क्वेश्चन है और इतना कंफ्यूज करता है कि क्या कहें। जितनी बार आप इसको सुनोगे उतनी बार ही ये, मतलब तभी आपको रह पाएगा याद, अदरवाइज ये भूल जाता है बहुत जल्दी। इसका सही उत्तर है लानोज। वेनेजुला के जो घास के मैदान हैं उनको लानोज के नाम से जानते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहते हैं 7 पहाड़ियों का नगर। अब थोड़ा सा मैं यहां पे बता देता हूं आपको कि कौन से जो घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है और किस देश में है। देखिए, अगर हम बात करें अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की, प्रेरी कहा जाता है। वहीं हम बात कर रहे हैं क्या लैटिन अमेरिका या जो दक्षिण अमेरिका है उसके उत्तरी भाग की बात करेंगे तो लानोस कहते हैं। वहीं पर कंपास है, सेल्वास है। वहीं दक्षिण अमेरिका में जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसमें पंपास कहा जाता है। अफ्रीका में आ जाइए, अफ्रीका में आपको मिलेगा सवाना, वेल्ड मिलेगा। इसके बाद हंगरी, इसके बाद टुंड्रा वनस्पति आपको कहां? ग्रीनलैंड में देखने को मिलेगी। स्टेपी आपको मध्य एशिया में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद पटाना कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा श्रीलंका के अंदर। ओके, और इसके बाद आ जाओ कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में केटनबरी हो गया, डाउन्स हो गया, क्वींसलैंड हो गया। ये सब के सब ये घास के मैदान ही हैं। पर्ल हार्बर ये किस देश का नौसैनिक अड्डा है? देखो, जिसे पता है कि पर्ल हार्बर कहां पर है तो उसको पता है इसका सही उत्तर। पर्ल हार्बर आपको यूएसए में मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है कि पर्ल हार्बर जो है नौसैनिक अड्डा है यूएसए का। अशुद्धि मिलाने से द्रव्य का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट, उस पर क्या असर पड़ता है? क्या वो उतना ही रहता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, या इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता? इसका सही उत्तर है अशुद्धि मिलने से जो क्वथनांक होता है द्रव्य का वो बढ़ जाता है। ठीक है, घटेगा नहीं, या कोई ऐसा चेंजेस नहीं। चेंजेस होते हैं, डेफिनेटली चेंजेस होते हैं। कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। धातु के बारे में तो हमें पता है कि धातु जो है मर्क्यूरी है और वो क्या है? तरल रूप में पाई जाती है। ऐसा कौन सा अधातु है जो तरल रूप में पाया जाता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन? इसका सही उत्तर है ब्रोमीन। ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, वेट 80 है। ओके, इसका ब्रोमीन का जो शॉर्ट फॉर्म आपको मिलेगा, सिंबल मिलेगा, Br मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा इकलौता अधातु है जो तरल रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? इथेन होती है, प्रोपेन होती है, ब्यूटेन या मीथेन? कितनी बार आप लोगों को ये बता चुका हूं, कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड, मतलब कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो वैसे अब तक आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका सही उत्तर है मीथेन। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में जो है आपको मीथेन मिलेगी। इसका केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, 4 नीचे होना चाहिए था। प्रथम परख नली शिशु का जन्म कहां हुआ था? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। आप जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की बात कर रहे हैं कि जो निषेचन होता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर कराया जाता है और उसके बाद फिर बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है। तो परख नली जो सबसे पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी था वो कहां जन्म उसने लिया था? तो इंग्लैंड में लिया था। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? तो छोटी आंत में होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पचे हुए भोजन का क्या होगा? अवशोषण होगा। अच्छा, यहां पर टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसका पिक्चर दिया हुआ है, किस तरीके से होता है। बॉडी से किस तरीके से सबसे पहले एग निकालते हैं, स्पर्म निकालेंगे, बाहर टेस्ट ट्यूब में जो है उसको क्या करेंगे? फर्टिलाइज कराएंगे। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसको क्या करेंगे? बॉडी के अंदर वापस ट्रांसफॉर्म कर देंगे, भेज देंगे। ओके, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो शरीर के अंदर मात्र 20 प्रकार के। मानव शरीर में कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ ये कैसा जीव है? एक कोशिकीय है, द्विकोशिकीय है, बहुकोशिकीय है हमारी तरह, या इनमें से कोई नहीं? भाई द्विकोशिकीय वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है, या तो एक कोशिकीय होगा या बहुकोशिकीय होगा। ठीक है, यूनिसेलुलर चलता है या मल्टीसेलुलर चलता है। बायो में तीसरा द्विकोशिकीय वाला सिस्टम नहीं है, संस्कृत में ही है सिर्फ कि क्या एक वचन, बहुवचन और क्या द्विवचन भी चलता है। अपने इसमें सिस्टम नहीं चलता बायो में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है ये एक कोशिकीय है। प्रोटोजोआ जो चप्पल की तरह नजर आता है ये एक कोशिकीय होता है।
ओके, भारी जल का अणुभार कितना होता है? करेक्ट आंसर है 20। इसका फॉर्मूला D2O होता है। भारी जल, इसका अणुभार कितना होता है? 20 होता है। 20 से थोड़ा ज्यादा ही होता है, लेकिन ठीक है, हो गया, अभी हम मान लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में सबसे करीब 20 दिया हुआ है। फॉर्मूला D2O। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? तो राजीव गांधी के समय में इसको पारित किया गया था 1985 ईस्वी में। दल बदल विरोधी कानून 1985 में पारित किया गया था, दिसंबर माह के टाइम की बात है, और 1986 से इसको लागू कर दिया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना, अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, दल बदल कानून लागू होगा उसके ऊपर। मौलिक सिद्धांतों पर विधायक का अपनी पार्टी की नीति के विरुद्ध योगदान करना या वोट वगैरह कर देना, तो भी उसके ऊपर दल बदल कानून का जो है ये लागू होगा। दल बदल जो कानून है उसके ऊपर लागू होगा। किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना जो है, यह भी क्या होता है? दल बदल लागू होता है। और यहां पर अगला दिया हुआ है कि किस कंडीशन में दल बदल का ये जो कानून है ये लागू नहीं होता, तो पार्टी के निष्कासित किए जाने पर यह नियम लागू नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, जर्मनी से या इंग्लैंड से? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भारत में बात करें तो किसी भी संसद में, यानी राज्यसभा या लोकसभा, कहीं पर भी जो है सबसे पहले बताया जा सकता है। बस इसकी जानकारी पहले राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो है संविधान, अमेरिका के संविधान से ये महाभियोग वाला जो सिस्टम है ये लिया गया है भारत में। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे हाईकोर्ट थे जिनकी स्थापना 1862 में की गई थी? तो 3 का नाम याद रखिए। सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट और तीसरा है मद्रास हाई कोर्ट। याद रख सकते हैं, सबसे पहले कलकत्ता का ही जो है, सबसे पहले कलकत्ता की स्थापना हुई थी, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, फिर बॉम्बे की और फिर इसके बाद मद्रास की। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हाल ही में जो सबसे नवीनतम जो हाई कोर्ट बनाया गया है वो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को बना है। इसके साथ ही साथ तेलंगाना हाई कोर्ट है, मतलब दोनों साथ में ही बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट 2014 के तहत इनको बनाया गया है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड में मिलेगा। अ सेकुलर एजेंडा, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम क्या है? इनके लेखक का नाम है अरुण शौरी। अ सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक अरुण शौरी ने लिखी है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? किस देश से संबंधित है चकमा शरणार्थी? याद रखिए, बांग्लादेश। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित हैं, बांग्लादेश के हैं शरणार्थी। सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? पता है, जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। राज्य नहीं होना चाहिए था, केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हमें याद रखने से मतलब है कि सेब के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर आता है। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी या चौथी शताब्दी? इसका सही उत्तर है चौथी शताब्दी। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चौथी शताब्दी में किया गया था। पर्ल हार्बर, ये कहां का नौसैनिक अड्डा है? दोबारा से क्वेश्चन आ गया इसी में। इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए है उसका ये एक नौसैनिक अड्डा है। आपको बता दूं कि ये आपको मिलेगा कहां पे? पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। जो हवाईयन आइलैंड है वहां पर आपको मिलेगा, होनोलुलु के पास में पर्ल हार्बर जो है नामक ये एक नौसैनिक अड्डा है। इसके बाद बात रही कि लौह स्तंभ की हम बात कर रहे थे, दिल्ली में ये स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट ये स्थित विशाल स्तंभ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें लोहे की मात्रा लगभग 98% है और अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है। विश्व भारती का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है कोलकाता। विश्व भारती का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1902 में, 1904 में, 1906 में या 1908 में? इसका सही उत्तर है 1904 में। अभिनव भारत समिति, इंग्लिश में यंग इंडिया सोसाइटी, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर द्वारा ये एक गुप्त समाज जो है इसकी स्थापना की गई थी। शारदा एक्ट किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था? इसका सही उत्तर है लॉर्ड इरविन। शारदा एक्ट को लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, शारदा एक्ट का संबंध जो है ना बाल विवाह से है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरोजनी नायडू ने या विजया लक्ष्मी पंडित जी ने? इसका सही उत्तर है विजया लक्ष्मी पंडित जी ने। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित जी ने लिखा है। वैसे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 की 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इंडिया में इसको पारित किया गया।
लड़कियों की जो विवाह की आयु थी 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष जो तय की गई थी, इसको बढ़ाकर लड़कियों की जो एज है 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की एज 21 वर्ष कर दी गई। ये ध्यान रखिएगा, इसे 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑलरेडी बता चुका हूं, कंपोज के नाम से जानते हैं। ब्राजील के जो घास के मैदान है उन्हें कंपोज के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? देखिए मैं आपको बता दूं, अलग अलग देशों में जो स्थानांतरित कृषि होती है उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो हुमा के नाम से जाना जाता है वहां की स्थानांतरित कृषि को। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर लदांग टाइप की जो है स्थानांतरित कृषि होती है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। ब्राजील में रोका कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में जो है झूम प्रकार की जो है एक स्थानांतरित खेती है जिसको की जाती है। मेडागास्कर में टावी होती है। वेनेजुला में कोनुको, इसके बाद फिलीपींस में कैगिंग दिया हुआ। इसी तरीके से जावा जो कि इंडोनेशिया का एक पार्ट है, एक द्वीप है, वहां पे हुमा एक स्थानांतरित कृषि है, इसको की जाती है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर है 1985 में। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता 1985 में किया गया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा सबसे ज्यादा शुद्धतम रूप होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।